एडजी पर आपका फिर से स्वागत है, आपका पर्सनल एआई ट्यूटर, जहां हम कॉन्सेप्ट्स को रटने के बजाय समझते हैं। आज गौरव और स्वाति आपके साथ क्लास 12 साइकोलॉजी के चैप्टर वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को स्टेप बाय स्टेप रिवाइज करेंगे, सीबीएसई क्लास 12 के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नोटबुक हो तो पास रख लो, लेकिन सिर्फ सुनकर रिवीजन करना भी बिल्कुल ठीक है। आज का मैं सवाल है, हमारी ओपिनियंस कब एटीट्यूड्स बन जाती हैं? एटीट्यूड्स बनते कैसे हैं और क्या एटीट्यूड हमेशा बिहेवियर में दिखाई देता है? हम सोशल बिहेवियर से शुरू करेंगे, फिर एटीट्यूड के एबीसी कंपोनेंट्स, उसकी प्रॉपर्टीज, फॉर्मेशन और चेंज की थ्योरीज देखेंगे। अंत में प्रेजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन और एग्जाम में लिखने लायक क्लियर पॉइंट्स के साथ आपका फाइनल चैलेंज होगा। सबसे पहले सोशल बिहेवियर को समझो। इंसान का बिहेवियर केवल अकेले में होने वाली एक्टिविटी नहीं है। सोशल साइकोलॉजी उस बिहेवियर को समझती है जो दूसरों की एक्चुअल, इमेजिन्ड या इम्प्लाइड प्रेजेंस में होता है। यानी कोई व्यक्ति सामने हो, मन में उपस्थित हो या सोशल एक्सपेक्टेशंस के रूप में मौजूद हो, तब भी उसका प्रभाव बिहेवियर पर पड़ सकता है। तो अगर मैं क्लासरूम में बोलने से पहले सोचूं कि बाकी स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे, क्या ये सोशल इन्फ्लुएंस है, भले ही कोई मुझे रोक नहीं रहा। हाँ, बिल्कुल। सोशल साइकोलॉजिस्ट ये देखते हैं कि लोग अपने और दूसरों के बिहेवियर को कैसे ऑब्जर्व करते हैं और उसका मीनिंग कैसे बनाते हैं। चैप्टर हमें कॉमन सेंस या फोक विजडम से आगे जाकर इन प्रोसेसेस को साइंटिफिकली समझने को कहता है। सोशल कॉन्टेक्स्ट इंडिविजुअल की थिंकिंग और एक्शन दोनों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए एटीट्यूड्स सोशल साइकोलॉजी में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वे लोगों, टॉपिक्स और सिचुएशंस के बारे में हमारे व्यूज और बिहेवियरल टेंडेंसीज को दिखाते हैं। दो स्टूडेंट्स एक ही सिचुएशन में अलग बिहेव क्यों करते हैं, इसे समझने के लिए केवल उनका विजिबल एक्शन नहीं, बल्कि उनका सोशल कॉग्निशन और एटीट्यूड भी देखना पड़ता है। अब एटीट्यूड की डेफिनेशन पर आते हैं। एटीट्यूड एक स्टेट ऑफ माइंड है, यानी किसी टॉपिक, पर्सन या सिचुएशन के बारे में व्यूज या थॉट्स का सेट। उस ऑब्जेक्ट को एटीट्यूड ऑब्जेक्ट कहते हैं। एटीट्यूड में इवैल्यूएटिव क्वालिटी होती है, इसलिए वह पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल हो सकता है। साथ में इमोशन और एक्ट करने की टेंडेंसी भी जुड़ी होती है। एक सेकंड रुककर सोचो, अगर मैं कहूँ मुझे एक सब्जेक्ट अच्छा लगता है, तो क्या ये हमेशा एटीट्यूड है या कभी सिर्फ ओपिनियन भी हो सकती है? गुड क्वेश्चन। ओपिनियन केवल सोचने का तरीका हो सकती है और उसका इंपॉर्टेंस कम भी हो सकता है, लेकिन जब उस व्यू के साथ इमोशनल रिएक्शन और पर्टिकुलर एक्शन की टेंडेंसी जुड़ जाए, तब वह एटीट्यूड बनती है। यानी हर ओपिनियन एटीट्यूड नहीं होती, पर एटीट्यूड में थॉट के साथ अफेक्टिव और बिहेवियरल एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। मान लो कोई स्टूडेंट कहता है, मुझे एनवायरनमेंट इम्पोर्टेंट लगता है, पेड़ काटे जाते देखकर मुझे दुख होता है, और वह ट्री प्लांटेशन में पार्टिसिपेट भी करता है। यहाँ थॉट, फीलिंग और एक्शन तीनों दिखाई दे रहे हैं। यही एटीट्यूड को मेरे ओपिनियन से अलग बनाता है। अब बिलीव्स और वैल्यूज से डिस्टिंक्शन याद रखो। बिलीव्स एटीट्यूड के कॉग्निटिव कंपोनेंट से जुड़े होते हैं और एटीट्यूड का ग्राउंड बनाते हैं। वैल्यूज वे एटीट्यूड्स या बिलीव्स हैं जिनमें शु या ऑट का एस्पेक्ट होता है, जैसे हमेशा ऑनेस्ट होना चाहिए या मेहनत करनी चाहिए। जब बिलीफ या एटीट्यूड लाइफ आउटलुक का इंसेपरेबल पार्ट बन जाए, तो वैल्यू रिलेटिवली डिफिकल्ट टू चेंज होती है। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए कि बिलीव्स और वैल्यूज में डिफरेंस बताइए, तो मैं लिखूंगी कि बिलीफ मेनली कॉग्निटिव कंपोनेंट है, जबकि वैल्यू में शुड या ऑट का मॉरल या एथिकल एस्पेक्ट होता है, और वैल्यूज व्यक्ति के आउटलुक का डीपर, रिलेटिवली स्टेबल हिस्सा होती है। एग्जैक्टली। एटीट्यूड्स एक मेंटल ब्लूप्रिंट की तरह भी काम करती हैं। न्यू सिचुएशन में पर्सन को डिसाइड करने में आसानी होती है कि कैसे बिहेव करना है। लेकिन ध्यान रहे, एटीट्यूड बिहेवियर इटसेल्फ नहीं है। एटीट्यूड बाहर से डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं होती। हम उसके थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियरल टेंडेंसी के आधार पर उसे समझते हैं। अब चैप्टर का सबसे फेमस फ्रेमवर्क है ABC मॉडल। ए का मतलब इफेक्टिव यानी इमोशन, बी का मतलब बिहेवियरल यानी एक्ट करने की टेंडेंसी, सी का मतलब कॉग्निटिव यानी थॉट्स और बिलीव्स। याद रखने के लिए इसे ऐसे सोचो, मैं क्या सोचती हूँ, क्या फील करती हूँ और क्या करने की टेंडेंसी रखती हूँ। एनवायरनमेंट वाला एग्जाम्पल लेते हैं।
कॉग्निटिव कंपोनेंट में व्यक्ति मानता है कि ग्रीन एनवायरनमेंट अच्छा और इम्पोर्टेंट है। अफेक्टिव कंपोनेंट में ग्रीनरी देखकर खुशी और पे करते देखकर सैडनेस या एंगर हो सकती है। बिहेवियरल कंपोनेंट में वह ट्री प्लांटेशन कैंपेन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। यह एक ही एटीट्यूड के 3 कनेक्टेड एस्पेक्ट्स हैं। लेकिन क्या तीनों कंपोनेंट्स हमेशा इक्वली स्ट्रांग होंगे? अगर कोई एनवायरनमेंट को लेकर बहुत स्ट्रांगली सोचता है पर इमोशनल रिएक्शन कम है और कैंपेन में जाता भी नहीं, तो क्या एटीट्यूड इनवैलिड हो जाएगा? नहीं, एटीट्यूड इनवैलिड नहीं होगा। चैप्टर 7 कहता है कि तीनों कंपोनेंट्स कंस्टेंट डायरेक्शन में होने की एक्सपेक्टेशन होती है, पर हर सिचुएशन में कंसिस्टेंसी जरूरी नहीं। कॉग्निटिव कंपोनेंट स्ट्रांग हो सकता है जबकि अफेक्टिव और बिहेवियरल कंपोनेंट्स वीकर हो। इसलिए एक कंपोनेंट को बाकी दो देखकर हमेशा एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। यही पॉइंट एटीट्यूड और बिहेवियर को कंफ्यूज होने से बचाता है। किसी को पता हो कि ट्री प्लांटेशन यूजफुल है, उसे यह आइडिया पसंद भी हो, फिर भी वह किसी प्रैक्टिकल या सिचुएशनल रीजन से कैंपेन में पार्टिसिपेट न करे। थॉट, इमोशन और एक्शन रिलेटेड हैं, लेकिन आइडेंटिकल नहीं है। अब तक हम डेफिनेशन और एबीसी कंपोनेंट्स कवर कर चुके हैं। अब एटीट्यूड्स की 4 सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टीज हैं: वैलेंस, एक्सट्रीमनेस, सिंप्लिसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी, जिसे मल्टीप्लेक्सिटी भी कहते हैं, और सेंट्रलिटी। एग्जाम में इनकी डेफिनेशंस और डिफरेंसेस कॉमनली टेस्टेड हो सकते हैं, इसलिए हर प्रॉपर्टी को एक क्लियर क्वेश्चन से पकड़ते हैं। पहली प्रॉपर्टी वैलेंस है। ये बताती है कि एटीट्यूड पॉजिटिव है या नेगेटिव। न्यूक्लियर रिसर्च के लिए 5 पॉइंट स्केल सोचो। 1 और 2 नेगेटिव, 3 न्यूट्रल, 4 और 5 पॉजिटिव। वैलेंस डायरेक्शन बताती है, यानी एटीट्यूड किस तरफ है। अब एक्सट्रीमनेस अलग है। रेटिंग 1 और रेटिंग 5 दोनों एक्सट्रीम है, हालांकि एक नेगेटिव डायरेक्शन में है और दूसरा पॉजिटिव डायरेक्शन में। रेटिंग्स 2 और 4 कम एक्सट्रीम है। न्यूट्रल रेटिंग 3 एक्सट्रीमनेस में सबसे लो होती है, इसलिए वैलेंस डायरेक्शन है। एक्सट्रीमनेस इंटेंसिटी या डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल को दिखाती है। क्विक चेक, रेटिंग 4 का वैलेंस क्या होगा और रेटिंग 1 का एक्सट्रीमनेस रेटिंग 3 से कैसा होगा? रेटिंग 4 पॉजिटिव वैलेंस दिखाएगी। रेटिंग 1 रेटिंग 3 से अधिक एक्सट्रीम होगी, क्योंकि 3 न्यूट्रल पॉइंट है और 1 उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में काफी दूर है। एग्जाम आंसर में दोनों टर्म्स को इंटरचेंज मत करना। वैलेंस पूछे तो पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल लिखो। एक्सट्रीमनेस पूछे तो एटीट्यूड कितना इंटेंस है ये बताओ। सिंप्लिसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि ब्रॉड एटीट्यूड सिस्टम में कितनी मेंबर एटीट्यूड्स हैं। किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में एटीट्यूड रिलेटिवली सिंपल हो सकता है। हेल्थ एंड वेलबींग के बारे में सिस्टम कॉम्प्लेक्स हो सकता है, क्योंकि उसमें फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, हैप्पीनेस और हेल्थ अचीव करने के बिलीव्स जैसी कई मेंबर एटीट्यूड्स हो सकती हैं। यहाँ कॉमन कंफ्यूजन है। मल्टीपल मेंबर एटीट्यूड्स को एबीसी कंपोनेंट्स मत समझ लेना। एटीट्यूड सिस्टम में कई अलग एटीट्यूड्स हो सकती हैं और हर मेंबर एटीट्यूड के अपने कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियरल कंपोनेंट्स हो सकते हैं। यानी कॉम्प्लेक्सिटी का सवाल नंबर ऑफ एटीट्यूड्स का है, जबकि एबीसी का सवाल एक एटीट्यूड के एस्पेक्ट्स का है। सेंट्रलिटी का मतलब है एटीट्यूड सिस्टम में किसी पर्टिकुलर एटीट्यूड की इंपॉर्टेंस। हाईली सेंट्रल एटीट्यूड बाकी एटीट्यूड्स को ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है। पेरिफेरल एटीट्यूड का इन्फ्लुएंस कम होता है। जैसे वर्ल्ड पीस के ब्रॉडर एटीट्यूड सिस्टम में मिलिट्री एक्सपेंडिचर को लेकर कोई एटीट्यूड कोर या सेंट्रल पोजीशन रख सकता है और दूसरे व्यूज को प्रभावित कर सकता है। मिनी रिकैप: वैलेंस डायरेक्शन, एक्सट्रीमनेस इंटेंसिटी, सिंप्लिसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी मेंबर एटीट्यूड्स की संख्या, और सेंट्रलिटी एटीट्यूड सिस्टम में इन्फ्लुएंस की रोल। अब लिसनर के लिए चैलेंज है, किसी एक टॉपिक को चुनो और उसके लिए वैलेंस, एक्सट्रीमनेस, कॉम्प्लेक्सिटी और सेंट्रलिटी के बारे में अपने वर्ड्स में सोचो। अब बड़ा सवाल, एटीट्यूड्स फॉर्म कैसे होती हैं? जनरल आंसर है, एटीट्यूड्स मोस्टली लर्नड होती हैं। वे अपनी एक्सपीरियंसेस और दूसरों के साथ इंटरैक्शन से डेवलप होती हैं। कुछ रिसर्च एटीट्यूड्स में इनबॉर्न एस्पेक्ट दिखाती है, लेकिन जेनेटिक फैक्टर्स इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस देते हैं। सोशल साइकोलॉजिस्ट ने लर्निंग कंडीशंस पर ज्यादा फोकस किया है। पहला प्रोसेस है लर्निंग बाय एसोसिएशन। स्टूडेंट्स किसी सब्जेक्ट को टीचर की वजह से पसंद करने लग सकते हैं।
टीचर की पॉजिटिव क्वालिटीज सब्जेक्ट के साथ लिंक हो जाती हैं और सब्जेक्ट के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड बन जाता है। यहाँ सब्जेक्ट के कंटेंट से पहले टीचर और सब्जेक्ट का एसोसिएशन एटीट्यूड फॉर्मेशन में काम कर रहा है। दूसरा प्रोसेस रिवॉर्ड और पनिशमेंट है। अगर किसी एटीट्यूड या बिहेवियर के लिए प्रेज मिलता है तो वह एटीट्यूड स्ट्रेंथन हो सकती है। योग करने वाली टीनेजर को गुड हेल्थ का ऑनर मिले तो योगा और हेल्थ के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड बढ़ सकता है। इसी तरह जंक फूड से बार बार इलनेस हो तो हेल्दी फूड के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड बन सकता है। तीसरा है मॉडलिंग यानी ऑब्जर्विंग अदर्स। बच्चा पेरेंट्स को एल्डर्स का रिस्पेक्ट करते और अप्रिसिएशन पाते देखता है तो वह रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड लर्न कर सकता है। यहाँ लर्नर को डायरेक्टली रिवॉर्ड मिले ये ज़रूरी नहीं, वो दूसरों के बिहेवियर और उसके कॉन्सिक्वेंसेस ऑब्जर्व करके एटीट्यूड डेवलप करता है। एसोसिएशन और मॉडलिंग में फर्क बताओ। अगर मुझे टीचर अच्छा लगता है और इसलिए सब्जेक्ट अच्छा लगता है वह एसोसिएशन है। अगर मैं पेरेंट्स को किसी बिहेवियर के लिए अप्रिसिएशन पाते देखकर वही बिहेवियर सीखूं वह मॉडलिंग है। दोनों लर्निंग प्रोसेसेस हैं पर मैकेनिज्म अलग है। करेक्ट। चौथा प्रोसेस ग्रुप या कल्चरल नॉर्म से लर्निंग है। नॉर्म्स अनरिटन रूल्स होती हैं कि स्पेसिफिक सिचुएशंस में एक्सेप्टेड बिहेवियर क्या है। जब कोई बिहेवियर रिपीटेडली दिखता है, सोशली अप्रूव्ड होता है और ग्रुप से जुड़ा होता है तो उससे एटीट्यूड डेवलप हो सकती है। इसमें एसोसिएशन, रिवॉर्ड और मॉडलिंग तीनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। पांचवा है एक्सपोजर टू इंफॉर्मेशन। एटीट्यूड सीखने के लिए लोगों की फिजिकल प्रेजेंस हमेशा जरूरी नहीं। मीडिया, बुक्स और बायोग्राफी से भी व्यूज बन सकते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन्स की बायोग्राफीज पढ़कर कोई हार्ड वर्क और सक्सेस अचीव करने के तरीकों के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर सकता है। एक एक्टिव रिकॉल करते हैं। फॉर्मेशन के 5 प्रोसेसेस कौन से हैं? एसोसिएशन, रिवॉर्ड और पनिशमेंट, मॉडलिंग, ग्रुप और कल्चरल नॉर्म्स और इंफॉर्मेशन एक्सपोजर। इन्हें सिर्फ लिस्ट मत समझो। हर प्रोसेस में पूछो एटीट्यूड किस एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन, अप्रूवल या इंफॉर्मेशन से सीख रही है। अब प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट में 4 मेजर फैक्टर्स आते हैं। पहला, फैमिली और स्कूल एनवायरनमेंट। अर्ली इयर्स में पेरेंट्स और फैमिली एटीट्यूड फॉर्मेशन पर स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस डालते हैं। बाद में स्कूल एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है जहां एसोसिएशन, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स और मॉडलिंग के थ्रू लर्निंग होती है। दूसरा फैक्टर रेफरेंस ग्रुप्स है। रेफरेंस ग्रुप इंडिविजुअल को एक्सेप्टेबल बिहेवियर और थिंकिंग के नॉर्म्स बताता है। पॉलिटिकल, रिलीजियस और सोशल ग्रुप्स जैसे टॉपिक्स पर एटीट्यूड्स रेफरेंस ग्रुप से डेवलप हो सकती हैं। बिगिनिंग ऑफ एडोलेसेंस में ग्रुप बिलोंगिंग की नीड बढ़ सकती है, इसलिए रेफरेंस ग्रुप का इन्फ्लुएंस नोटिसेबल होता है। तीसरा फैक्टर पर्सनल एक्सपीरियंसेस है। डायरेक्ट एक्सपीरियंस कभी एटीट्यूड को ड्रास्टिकली बदल सकता है। चैप्टर में आर्मी ड्राइवर का एग्जाम्पल है जो मिशन में अपने कंपेनियंस को खोकर लाइफ के पर्पस पर सोचता है, जॉब छोड़कर विलेज लौटता है और कम्युनिटी अपलिफ्टमेंट के प्रति स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करता है। चौथा फैक्टर मीडिया रिलेटेड इन्फ्लुएंस है। ऑडियो विजुअल मीडिया, इंटरनेट और स्कूल टेक्स्ट बुक्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ये पहले कॉग्निटिव और अफेक्टिव कंपोनेंट्स को स्ट्रेंथन या अफेक्ट कर सकते हैं और बाद में बिहेवियरल कंपोनेंट पर भी असर डाल सकते हैं। मीडिया कंज्यूमरिस्ट एटीट्यूड्स भी क्रिएट कर सकता है और सोशल हार्मनी के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड्स भी सपोर्ट कर सकता है। तो फॉर्मेशन के आंसर में सिर्फ फैमिली और मीडिया लिखना इनकम्प्लीट होगा। अच्छा आंसर पहले कहेगा कि एटीट्यूड्स मेनली लर्न्ड है, फिर 5 लर्निंग प्रोसेसेस एक्सप्लेन करेगा और उसके बाद 4 इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स देगा। एडजी में इस एग्जैक्ट डाउट को सोक्रेटिक क्वेश्चन से ब्रेक करके रिवाइज कर सकते हो ताकि लिस्ट के पीछे का लॉजिक भी क्लियर रहे। अब फॉर्मेशन के बाद चेंज। सभी एटीट्यूड्स इक्वली चेंजेबल नहीं होती। फॉर्मेटिव स्टेज वाली एटीट्यूड्स या ओपिनियंस रिलेटिवली आसानी से चेंज हो सकती हैं। जो एटीट्यूड फर्मली एस्टैब्लिश्ड होकर वैल्यूज का हिस्सा बन जाए उसे चेंज करना ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। एटीट्यूड चेंज को समझना लीडर्स, पॉलिटिशियंस, एडवर्टाइजर्स और कम्युनिटी वर्कर्स के लिए भी रेलेवेंट है। पहली थ्योरी है फ्रिट्स हाइडर का बैलेंस कॉन्सेप्ट। इसे POX ट्रायंगल में समझते हैं। P वह पर्सन है जिसकी एटीट्यूड स्टडी हो रही है, O दूसरा पर्सन है और X एटीट्यूड ऑब्जेक्ट या टॉपिक है। तीन रिलेशनशिप्स में इम्बैलेंस आए तो लॉजिकल डिस्कम्फर्ट होता है।
और एटीट्यूड बैलेंस की डायरेक्शन में चेंज हो सकती है। बैलेंस के लिए पैटर्न याद रखो, तीनों रिलेशनशिप्स पॉजिटिव हों या दो नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो तो बैलेंस माना जाता है। इम्बैलेंस तब होता है जब तीनों नेगेटिव हों या दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो। एग्जाम में केवल ट्रायंगल का नाम लिखना काफी नहीं, पी, ओ और एक्स की मीनिंग तथा इम्बैलेंस से चेंज का रीजन भी एक्सप्लेन करना है। डाउरी वाले एग्जाम्पल में सोचो, पी की डाउरी के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड है। ओ पी को पसंद करता है, यानी पी ओ रिलेशनशिप पॉजिटिव है। लेकिन ओ डाउरी के खिलाफ है, यानी ओ एक्स नेगेटिव है। दो पॉजिटिव्स और एक नेगेटिव होने से इम्बैलेंस बनता है। अब पी डाउरी को डिसलाइक कर सकता है, ओ अपना व्यू बदल सकता है, या ओ का पी के प्रति एटीट्यूड बदल सकता है। दूसरी थियरी लियोन फेस्टिंगर की कॉग्निटिव डिसोनेंस है। डिसोनेंस का अर्थ है कॉग्निशंस के बीच इनकंसिस्टेंसी या मेंटल डिस्कम्फर्ट। व्यक्ति कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी चाहता है। अगर दो कॉग्निशंस लॉजिकली एक साथ फिट नहीं होती तो इनमें से किसी एक कॉग्निशन या बिहेवियर को चेंज करके कॉन्सोनेंस लाने की कोशिश की जाती है। पैन मसाला एग्जाम्पल में कॉग्निशन 1 है कि पैन मसाला माउथ कैंसर कॉज करता है और फेटल हो सकता है। कॉग्निशन 2 है कि मैं पैन मसाला खाता हूँ। दोनों साथ रखने पर व्यक्ति को फील होगा कि कुछ ठीक नहीं है। हेल्दी और लॉजिकल वे ये है कि वह ईटिंग बिहेवियर स्टॉप करे ताकि कॉग्निशंस कॉन्सोनेंट हो जाएं। अब बॉक्स 6.2 का लाई एक्सपेरिमेंट समझो। स्टूडेंट्स ने बोरिंग एक्सपेरिमेंट को इंटरेस्टिंग बताने के लिए लाई बोला। एक ग्रुप को $1 मिला और दूसरे को $20। बाद में $1 ग्रुप ने एक्सपेरिमेंट को ज्यादा इंटरेस्टिंग बताया। क्योंकि स्मॉल रिवॉर्ड लाई को जस्टिफाई नहीं कर पाया, इसलिए उन्होंने अपनी एटीट्यूड बदलकर डिसोनेंस रिड्यूस किया। और $20 ग्रुप ने एक्सपेरिमेंट को बोरिंग ही बताया क्योंकि उनके पास लाई का सफिशिएंट एक्सटर्नल जस्टिफिकेशन था, इसलिए डिसोनेंस कम था। ये एग्जाम्पल दिखाता है कि बिहेवियर और एटीट्यूड के बीच कॉन्फ्लिक्ट होने पर व्यक्ति अपने कॉग्निशन को कैसे एडजस्ट कर सकता है। तीसरी थियोरी SM मोसिन का 2 स्टेप कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट स्टेप में टारगेट ऑफ चेंज सोर्स के साथ आइडेंटिफाई करता है। टारगेट वह पर्सन है जिसकी एटीट्यूड चेंज करनी है और सोर्स वह पर्सन है जिसके इन्फ्लुएंस से चेंज आएगी। आइडेंटिफिकेशन में लाइकिंग, रिगार्ड और इमोशनल सोशल कनेक्शन शामिल है। सेकेंड स्टेप में सोर्स खुद एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के प्रति अपना बिहेवियर बदलकर दिखाता है। टारगेट सोर्स को ऑब्जर्व करता है और सिमिलर बिहेवियर अडॉप्ट कर सकता है। स्पोर्ट्स पर्सन और सॉफ्ट ड्रिंक वाला एग्जाम्पल यही दिखाता है। अगर फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन हार्मफुल ड्रिंक छोड़कर हेल्थ ड्रिंक अपनाता है तो आइडेंटिफाइड फैन भी अपना एटीट्यूड और कंजम्पशन बिहेवियर बदल सकता है। तीनों थियोरीज का वन लाइन कंपैरिजन करो। बैलेंस थियोरी रिलेशनशिप्स के ट्रायंगल में इम्बैलेंस पर फोकस करती है। कॉग्निटिव डिसोनेंस थियरी व्यक्ति की कॉन्फ्लिक्टिंग कॉग्निशंस और कंसिस्टेंसी की नीड पर फोकस करती है। 2 स्टेप कॉन्सेप्ट सोर्स से आइडेंटिफिकेशन और सोर्स के चेंज बिहेवियर की इमिटेशन पर फोकस करता है। अब एटीट्यूड चेंज किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पहला, एग्जिस्टिंग एटीट्यूड की कैरेक्टरिस्टिक्स, बैलेंस, एक्सट्रीमनेस, सिंप्लिसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी और सेंट्रलिटी। जनरल टेंडेंसी ये है कि पॉजिटिव एटीट्यूड्स नेगेटिव एटीट्यूड से इजियर चेंज हो सकती हैं। लेस एक्सट्रीम एटीट्यूड से, सिंपल एटीट्यूड्स कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड से और पेरिफेरल एटीट्यूड सेंट्रल एटीट्यूड से इजियर चेंज हो सकती हैं। चेंज की डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। कॉन्ग्रुएंट चेंज एग्जिस्टिंग एटीट्यूड की सेम डायरेक्शन में होती है। पॉजिटिव एटीट्यूड और मोर पॉजिटिव हो जाए तो कॉन्ग्रुएंट चेंज। इनकॉन्ग्रुएंट चेंज ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, जैसे पॉजिटिव एटीट्यूड लेस पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाए। जनरल तौर पर कॉन्ग्रुएंट चेंजेस इनकॉन्ग्रुएंट चेंजेस से इजियर होती हैं। फियर अपील पर भी ध्यान दो। डेंटल केयर का मैसेज पॉजिटिव एटीट्यूड स्ट्रेंथन कर सकता है, लेकिन बहुत फ्राइटनिंग पिक्चर्स रिसीवर को टर्न ऑफ कर सकती हैं और परसुएशन कम हो सकती है। इसलिए मैसेज का इफेक्ट हमेशा इंफॉर्मेशन की डायरेक्शन जैसा ही हो, ये जरूरी नहीं। बहुत ज्यादा फियर उल्टा असर कर सकता है। दूसरा फैक्टर सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्रेडिबिलिटी और अट्रैक्टिवनेस इंपॉर्टेंट है। अडल्ट्स लैपटॉप के बारे में कंप्यूटर इंजीनियर से ज्यादा कन्विंस्ड हो सकते हैं।
जबकि स्कूल चिल्ड्रन उसी मैसेज को दूसरे स्कूल चाइल्ड से ज़्यादा एक्सेप्ट कर सकते हैं। सोर्स की इफेक्टिवनेस ऑडियंस और कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करती है। तीसरा फैक्टर मैसेज कैरेक्टरिस्टिक्स है। मैसेज में इंफॉर्मेशन ना बहुत कम हो, ना अननेसेसरली बहुत ज्यादा। रैशनल अपील फैक्ट्स और प्रैक्टिकल बेनिफिट पर फोकस करती है, जैसे प्रेशर कुकर फ्यूल सेव करता है। इमोशनल अपील फीलिंग्स पर फोकस करती है, जैसे फैमिली की न्यूट्रिशन और केयर। मोटिव और मैसेज स्प्रेड करने का मोड भी इफेक्ट डालते हैं। फेस टू फेस ट्रांसमिशन जनरली इनडायरेक्ट लेटर्स, पैम्फलेट्स या केवल मास मीडिया से ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है। ओआरएस के बेनिफिट्स कम्युनिटी सोशल वर्कर्स और डॉक्टर्स डायरेक्टली समझाएं तो पॉजिटिव एटीट्यूड बनाने में मदद मिल सकती है। विजुअल मीडिया यूजफुल है, लेकिन फेस टू फेस इंटरेक्शन का कंप्लीट सब्स्टिट्यूट नहीं है। चौथा फैक्टर टारगेट कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओपन और फ्लेक्सिबल व्यक्ति कंपैरेटिवली आसानी से चेंज कर सकता है। स्ट्रॉन्ग प्रेजुडिस चेंज को डिफिकल्ट बनाता है। लो सेल्फ एस्टीम वाले लोग ज्यादा आसानी से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। इंटेलिजेंस का इफेक्ट सिंपल नहीं है। इंटेलिजेंट व्यक्ति ज्यादा इंफॉर्मेशन और थिंकिंग के आधार पर एटीट्यूड बदल सकता है, पर कुछ सिचुएशंस में कम आसानी से भी बदल सकता है। अब हम नेक्स्ट मेजर आइडिया में एंटर कर रहे हैं, एटीट्यूड बिहेवियर रिलेशनशिप। सामान्य एक्सपेक्टेशन होती है कि बिहेवियर एटीट्यूड को रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन चैप्टर का की मैसेज है कि एटीट्यूड्स हमेशा बिहेवियर प्रेडिक्ट नहीं करती। कभी बिहेवियर एटीट्यूड के ऑपोजिट भी हो सकता है, क्योंकि सिचुएशन और एक्सटर्नल प्रेशर बीच में आ सकते हैं। कंसिस्टेंसी किन कंडीशंस में ज्यादा लाइकली होती है? जब एटीट्यूड स्ट्रॉन्ग और एटीट्यूड सिस्टम में सेंट्रल हो, पर्सन अपने एटीट्यूड से अवेयर हो, एक्सटर्नल प्रेशर बहुत कम हो, बिहेवियर दूसरों द्वारा वॉच या एवेल्युएट न किया जा रहा हो, और पर्सन को लगे कि बिहेवियर का पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस होगा। इन कंडीशंस को आंसर में पॉइंट वाइज लिखना यूजफुल है। लापियर स्टडी इनकंसिस्टेंसी का नोटेबल एग्जाम्पल है। चाइनीज कपल ने यूनाइटेड स्टेट्स में अलग होटल्स में ट्रैवल किया और ऑलमोस्ट सभी जगह सर्विस मिली। केवल एक ओकेजन पर रिफ्यूजल हुआ। बाद में होटल मैनेजर से पूछा गया कि क्या वे चाइनीज गेस्ट को अकोमोडेशन देंगे। बहुत बड़े परसेंटेज ने नो कहा। नेगेटिव स्टेटेड एटीट्यूड और एक्चुअल पॉजिटिव बिहेवियर में इनकंसिस्टेंसी थी। एक और सटल पॉइंट है, कभी बिहेवियर एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस कर सकता है। $1 ग्रुप ने लाई बोलने के अपने बिहेवियर को जस्टिफाई करने के लिए एक्सपेरिमेंट को इंटरेस्टिंग मान लिया। इसलिए रिलेशनशिप केवल एटीट्यूड से बिहेवियर की वन वे रोड नहीं है। बिहेवियर भी कभी कॉग्निशन और एटीट्यूड की इंटरप्रिटेशन को बदल सकता है। अब प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन। प्रेजुडिस किसी पर्टिकुलर ग्रुप के प्रति यूजुअली नेगेटिव एटीट्यूड है। ये अक्सर स्टेरियोटाइप्स पर बेस्ड होती है। स्टेरियोटाइप स्पेसिफिक ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आइडियाज का क्लस्टर है, जिसमें ग्रुप के सभी मेंबर्स को सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वाला मान लिया जाता है। प्रेजुडिस एटीट्यूड है, डिस्क्रिमिनेशन बिहेवियर है। प्रेजुडिस में कॉग्निटिव कंपोनेंट स्टीरियोटाइप हो सकता है, अफेक्टिव कंपोनेंट डिसलाइक या हेट्रेड हो सकता है, और बिहेवियरल कंपोनेंट डिस्क्रिमिनेशन बन सकता है। लेकिन दोनों हमेशा साथ हों, यह नेसेसरी नहीं। प्रेजुडिस डिस्क्रिमिनेशन के बिना एग्जिस्ट कर सकती है, और डिस्क्रिमिनेशन प्रेजुडिस के बिना भी दिखाई दे सकती है। हालांकि अक्सर दोनों साथ आते हैं। प्रेजुडिस के सोर्सेज में लर्निंग, स्ट्रॉन्ग सोशल आइडेंटिटी और इन ग्रुप बायस, स्केपगोटिंग, कर्नल ऑफ ट्रूथ कॉन्सेप्ट और सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी आते हैं। लर्निंग फैमिली, रेफरेंस ग्रुप्स, पर्सनल एक्सपीरियंसेस और मीडिया से हो सकती है। इन ग्रुप बायस में अपने ग्रुप को पॉजिटिव दिखाने के लिए आउट ग्रुप के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप हो सकती है। स्केपगोटिंग में मेजॉरिटी ग्रुप अपनी सोशल, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स का ब्लेम वीकर माइनॉरिटी आउट ग्रुप पर डालता है। कर्नल ऑफ ट्रूथ कॉन्सेप्ट में लोग स्टीरियोटाइप को इसलिए कंटिन्यू करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उसमें कुछ ट्रुथ जरूर होगा, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स को पूरे ग्रुप की फिक्स्ड रियलिटी मान लेना स्टेरियोटाइप को सपोर्ट करता है। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी में प्रेजुडिस का टारगेट ग्रुप ऐसे बिहेव करने लग सकता है कि नेगेटिव एक्सपेक्टेशन सच जैसी दिखाई दे। उदाहरण के लिए, अगर ग्रुप को डिपेंडेंट और अनेबल टू प्रोग्रेस कहा जाए, तो रिपीटेड ट्रीटमेंट और एक्सपेक्टेशंस के कारण उसके मेंबर्स वैसा बिहेवियर दिखा सकते हैं। इससे एग्जिस्टिंग प्रेजुडिस और मजबूत हो जाती है। अब हैंडलिंग प्रेजुडिस की स्ट्रैटेजीज।
गोल्स हैं प्रेजुडिसेस सीखने की अपॉर्चुनिटीज कम करना, एटीट्यूड्स बदलना, नैरो सोशल आइडेंटिटी को लेस इम्पॉर्टेंट बनाना और विक्टिम्स में सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी को डिस्करेज करना। एजुकेशन और इंफॉर्मेशन स्टीरियोटाइप्स करेक्ट कर सकते हैं। इंटरग्रुप कॉन्टैक्ट मिसट्रस्ट कम कर सकता है और आउटग्रुप की पॉजिटिव क्वालिटीज दिखा सकता है। इंटरग्रुप कॉन्टैक्ट तभी ज़्यादा सक्सेसफुल होता है जब ग्रुप्स कोऑपरेटिव कॉन्टेक्स्ट में मिलें, क्लोज इंटरेक्शन से एक दूसरे को समझें और पावर या स्टेटस में बहुत अनइक्वल ना हो। एक और स्ट्रैटेजी है इंडिविजुअल आइडेंटिटी हाईलाइट करना, ताकि व्यक्ति को केवल इन ग्रुप या आउट ग्रुप लेबल से जज ना किया जाए। फेयर इंटरेक्शन भी एसेंशियल है। फाइनल चैलेंज शुरू करते हैं। बिना नोट्स देखे बोलो, एटीट्यूड की डेफिनेशन क्या है? ABC में A, B और C क्या है? वैलेंस और एक्सट्रीमनेस में डिफरेंस क्या है? फॉर्मेशन के 5 प्रोसेसेस और 4 फैक्टर्स कौन से हैं? बैलेंस, कॉग्निटिव डिसोनेंस और 2 स्टेप कॉन्सेप्ट कैसे अलग है? अब फाइनल रीकैप। एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के बारे में इवैल्यूएटिव स्टेट ऑफ माइंड है, जिसमें कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियरल कंपोनेंट्स होते हैं। उसकी प्रॉपर्टीज वैलेंस, एक्सट्रीमनेस, कॉम्प्लेक्सिटी और सेंट्रलिटी हैं। एटीट्यूड्स लर्निंग, फैमिली, स्कूल, रेफरेंस ग्रुप्स, पर्सनल एक्सपीरियंस और मीडिया से फॉर्म होती हैं। चेंज बैलेंस, कॉग्निटिव डिसोनेंस और 2 स्टेप कॉन्सेप्ट से समझी जाती है। एक कॉमन मिस्टेक मिस मत करना, एटीट्यूड बिहेवियर नहीं है और बिहेवियर हमेशा एटीट्यूड का एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन नहीं होता। प्रेजुडिस नेगेटिव एटीट्यूड है, स्टीरियोटाइप आइडियाज का क्लस्टर है और डिस्क्रिमिनेशन लेस फेवरेबल बिहेवियर है। अगला स्टेप ये रखो कि नोटबुक में एक आंसर लिखो। इज बिहेवियर ऑलवेज अ रिफ्लेक्शन ऑफ वंस एटीट्यूड? उसमें ला पेयर स्टडी और कंसिस्टेंसी की कंडीशंस जरूर जोड़ना। अगर किसी डेफिनेशन या थियोरी में डाउट अटक जाए, एडजी को एग्जैक्ट क्वेश्चन देकर स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन और एक्टिव रिकॉल प्रैक्टिस ले सकते हो। आज के लिए इतना ही। कॉन्सेप्ट्स को अपने वर्ड्स में दोबारा एक्सप्लेन करो, क्योंकि जब तुम किसी फ्रेंड को एटीट्यूड का ABC मॉडल सिखा पाते हो, तभी अंडरस्टैंडिंग मजबूत होती है। गौरव और स्वाति की तरफ से वार्म विशेस और हैप्पी रिविजन।